गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कंपनी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में। और वहां मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल कंपनी में जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है वो 5 साल के लिए आता है। सो जो ऑडिटर होता है वो ऑटोमेटिकली हर ईयर रीअपॉइंट होता रहता है। और रीअपॉइंट कैसे करते हैं उसको, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग पे उसे रीअपॉइंट करने के लिए फॉर द टर्म ऑफ 5 इयर्स। अब कुछ ऐसे केसेस है जहां पे ऐसा हो सकता है कि हम उसी ऑडिटर को फिर से रीअपॉइंट ना करें। सो उन केसेस को देखते हैं अभी। केस नंबर 1, जब वो ऑडिटर क्वालिफाइड ही नहीं है रीअपॉइंटिंग के लिए। अब क्वालिफाइड नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि पहले ऑडिटर क्वालिफाइड था, अब वो डिस्क्वालिफिकेशन की हमने एक लिमिट पढ़ी थी, याद है? उस डिस्क्वालिफिकेशन की लिमिट में किसी एक कंडीशन के अंदर आ गया होगा। सेकंड केस है जब ऑडिटर खुद अपनी मर्जी से कहता है कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो कंपनी को वो अपना एक नोटिस दे देगा इसके लिए। थर्ड केस तब जब आपको लगता है कि इससे अच्छा कोई ऑडिटर है जो आपको मिल गया है, तो आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। आपका मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और एक नया ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। फोर्थ केस है, आपको लगता है कि नहीं, कोई भी ऑडिटर हो, सारे ऑडिटर्स अच्छे हैं लेकिन हमारा जो ये ऑडिटर है ये ऑडिटर बेकार है। इन दैट केस आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो टू अपॉइंट एनीवन एक्सेप्ट हिम। और लास्ट केस है तब जब ऑडिटर ने अपनी परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑडिट्स जो है वो कंप्लीट कर लिया, जिसे हम मैक्सिमम सीलिंग कहते हैं। सो मैक्सिमम सीलिंग रीच हो चुकी है। चलो अब बात करते हैं इसी के बारे में कि मैक्सिमम लिमिट क्या है ऑडिट्स की। सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऑडिट्स पे लिमिट लगाने की जरूरत क्यों है। मैंने पहले भी बताया था, ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो ऑडिट है वो कम लोगों के हाथ में कंसंट्रेट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि पूरे इंडिया में 10-12 ऑडिटर्स ही हो जो मार्केट में 90% ऑडिट कर रहे हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक सीलिंग लगा दी है, एक लिमिट लगा दी है। और लिमिट कैसे इंश्योर करते हैं? जो भी ऑडिटर होगा, जो भी ऑडिटर आपकी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट होगा, उसे अपॉइंट होने से पहले एक रिटन सर्टिफिकेट देना होगा रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ सच लिमिट, कि मैंने अभी तक ये जो लिमिट है वो रीच नहीं हुई है मुझसे। हाँ, तो अब बात करते हैं लिमिट क्या है। इंडिविजुअल के लिए लिमिट है 20 कंपनीज। एक इंडिविजुअल 20 से ज्यादा कंपनीज के नहीं कर सकता ऑडिट। और अच्छा, एक्सेप्शंस अभी बात करें, चलो एक्सेप्शंस अभी बात कर लेते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। पहला तो ये 1 पर्सन कंपनी नहीं इंक्लूड होगी इस 20 में। सेकंड, डोमेंट कंपनी इंक्लूड नहीं होगी। थर्ड, कोई स्मॉल कंपनी नहीं होगी। और फोर्थ, कोई ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है। तो मतलब पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जिसका 100 करोड़ से ज्यादा का पेड अप कैपिटल है, ऐसे 20 से ज्यादा कंपनीज का ऑडिट नहीं कर सकता एक इंडिविजुअल। और पार्टनरशिप फर्म में ये लिमिट क्या है? पार्टनरशिप फर्म में लिमिट सेम है 20 कंपनीज की। आप इसे मल्टीप्लाई कर दो बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स इन फर्म। जितने भी पार्टनर्स है फर्म में उनसे मल्टीप्लाई कर दो। अगर 10 पार्टनर है तो उस ऑडिट फर्म की पूरी लिमिट हो गई 200 की। लेकिन इसमें वो पार्टनर जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कहीं और कर रहा है आपके पार्टनरशिप फर्म के अलावा भी, तो इसका मतलब वो फुल टाइम डिवोट नहीं करेगा ऑडिट में, तो उसे कंसिडर नहीं करना। फॉर एग्जांपल 10 पार्टनर में से 2 पार्टनर डोरमेंट है, जो कुछ नहीं करते, जो अपना कहीं और बिजनेस कर रहे हैं। इन दैट केस 20 इंटू 8 ओनली 160 ऑडिट होगी पार्टनरशिप फर्म की लिमिट। अच्छा, अब बात करते हैं एक और पॉइंट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, वो है मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर। एक रूल और है, ये आपने सीजी में भी पहले पढ़ा होगा, दैट एक ही ऑडिटर बार बार एक कंपनी का ऑडिट ना करता रहे, इसके लिए हमने कुछ मैंडेटरी रोटेशन के रूल बना रखे हैं। अच्छा, ये किन पे अप्लाई होता है पहले वो देखते हैं। ये अप्लाई होता है नंबर 1 लिस्टेड कंपनी पे, नंबर 2 एक ऐसी अनलिस्टेड कंपनी पे जिसका शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, थर्ड एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है, एंड फोर्थ सभी कंपनीज जिन्होंने 50 करोड़ से ज्यादा या 50 करोड़ के बराबर का डिपॉजिट ले रखा है पब्लिक से। ऐसे लोगों को अपने ऑडिटर्स मैंडेटरी रोटेट करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कैम होगा तो यहाँ पे पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ ऑडिटर्स एक नहीं हो सकते।
रोटेशन कैसे होगा? रोटेशन इंडिविजुअल लेवल पे भी होगा और ऑडिट फर्म लेवल पे भी, मतलब फर्म भी चेंज होगी और उस फर्म के अंदर जो पार्टनर्स है, जो ऑडिटर्स है, वो भी चेंज होते रहेंगे। अच्छा, रूल्स क्या है? रूल ये है कि एक इंडिविजुअल ऑडिटर जो है वो 5 साल का एक टर्म होता है, आपको पता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर का, जब एक बार वो अपॉइंट होता है तो 5 साल के लिए होता है। उसे लगातार 2 5 साल के टर्म्स नहीं दिए जा सकते। मतलब अगर एक ऑडिटर है, उसको 5 साल का टर्म मिल गया, तो अब उसे फिर जैसे ही 5 साल का टर्म खत्म होगा, फिर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दो, नहीं कर सकते। और ऑडिट फर्म के लिए लगातार 10 साल तक आपको ऑडिटिंग मिल सकती है, 10 के बाद और 5 साल के लिए आपको ऑडिटिंग नहीं मिल सकती। ये जो रूल है, ये है रोटेशन के लिए। आप 10 साल के बाद क्या फिर से कभी 10-20 साल या 25 साल के बाद फिर उस कंपनी का ऑडिटर बन सकते हो? हाँ, बन सकते हो, लेकिन इनिशियली आपको लगातार इंडिविजुअल के केस में 5 साल से ज्यादा नहीं और ऑडिट फर्म के केस में 10 साल से ज्यादा नहीं मिल सकता। बीच में आपको ऑफ पीरियड रहेगा, वो रहेगा 5 साल का। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिविजुअल के केस में आपने 5 साल तक ऑडिटिंग कर ली, अब आपको 5 साल तक ऑडिटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। 10 साल के बाद आप फिर से 5 साल के लिए ऑडिट कर सकते हो। एलएलपी के केस में आपने 10 साल एक कंपनी का ऑडिट कर लिया, अब अगले 5 साल तक आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। 15 साल हो जाएंगे तो फिर आपको ऑडिटिंग मिल सकती है उसी कंपनी की। इससे क्या होगा कि बीच में कोई ना कोई एक दूसरा ऑडिटर आता रहेगा और अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो वो नया ऑडिटर उसे चेक कर लेगा और गवर्नमेंट को बता देगा। पॉइंट है कॉमन पार्टनर रिस्ट्रिक्शन का। ये कॉमन पार्टनर रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि हमने अभी जस्ट मना किया है कि एक ऑडिटिंग फर्म लगातार काम नहीं कर सकती, तो उस ऑडिटिंग फर्म के जो पार्टनर्स हैं उन्हीं की कोई एक और ऑडिटिंग फर्म हो उसको भी ऑडिट नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसे भी पर्पस डिफीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें हमने बात करी थी मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर, सीलिंग और कंपलसरी रीअपॉइंटमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेम्यूनरेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर के बारे में।